फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टैट मेडिकल सेक्शन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी में। तो चलिए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अगेन डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सेल स्वेल्स अप व्हेन कैप्ड इन। मतलब सेल कब फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, जब हम उसे कौन से सोल्यूशन में रखते हैं। जब हम उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल उस टाइम स्वेल हो जाता है। तो चलिए हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे सेल स्वेल होता है, श्रिंक होता है और सेल के अंदर कैसे वाटर की मूवमेंट होती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ये हमने बना लिए 2 कंटेनर्स। अब इसमें डाल दिया हमने सॉल्यूशन। हम सभी को पता है सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट का एक मिक्सचर है। सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर है। तो सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सोल्यूट का मतलब है कि शुगर और सॉल्वेंट का मतलब है वाटर। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर, और सोल्यूट मान लीजिए शुगर। तो मतलब सॉल्वेंट वो चीज़ है जो किसी को अपने आप में घोलती है, अपने में घोलती है, और सोल्यूट वो है जो घुलेगा। तो हमने ये ले लिया एक सेल, ये हमने एनिमल सेल ले लिया, एनिमल सेल ले लिया। तो जब हमेशा याद रखिए कि वाटर की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। मान लीजिए यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो वाटर जो सेल से इस सॉल्यूशन में मूव करेगा, तो इससे इस कंडीशन में सेल श्रिंक हो जाएगा। सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब इस कंडीशन में, इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और सेल की कम है, तो वाटर जो है सॉल्यूशन से अंदर मूव करेगा सेल की तरफ और सेल जो होगा वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है, फूल रहा है। अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, हमने देख लिया कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है सेल का श्रिंकेज होना, क्योंकि वाटर मूव कर रहा है सेल से एक सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि वाटर हमेशा मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो चलिए अब हम देखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक हमने ये क्या डाला है, सोल्यूशन डाला है, और ये क्या है, सेल है। अब इस कंडीशन में सेल के अंदर भी वाटर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे भी कंडीशन जो है वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो इसमें वाटर की मूवमेंट नहीं होती है। नहीं तो सेल से वाटर अंदर आएगा और ना ही तो सॉल्यूशन से वाटर अंदर या बाहर जाएगा। मतलब कंडीशन यहाँ क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है, इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। और एक कंडीशन आती है हेलियोफाइट्स। ये बहुत बारी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हेलियोफाइट्स क्या है। हेलियोफाइट्स एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है। बेसिकली हम बोल सकते हैं दे आर सन लविंग प्लांट, दे आर सन लविंग प्लांट्स। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि सॉल्टी एरियाज में ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग, कि डायनासोर्स किस एरा में प्रेजेंट थे। तो डायनासोर्स मीसोजोइक एरा में प्रेजेंट थे। क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड दैट द ग्रीन प्लांट रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। बोला किस साइंटिस्ट ने ये बोला कि प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें बताया स्टेफन हेल्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रॉस इज मेड between pea plant having the green pods and the dwarf pea plant having the yellow pods. Tall plants in F2 generation out of 16 would be 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट ऑफ कॉकरेच कि कॉकरेच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, वो है 13 चैम्बर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और हम सभी को पता है कि ह्यूमंस में कितने चैम्बर होते हैं,
4 चैम्बर्स, उसमें से 4 चैम्बर्स कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ टेपिटम इज, कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेपिटम है क्या। तो टेपिटम एंथर में एक लेयर होती है, इट इज़ ए लेयर इन द एंथर। टेपिटम इज लेयर इन एंथर। एक एंथर में लेयर है जो कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टेपिटम इज ए लेयर इन एन एंथर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन्स। एक ऐसी लेयर है जो कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन। तो सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ पे यूज़ की जाती है, इसका क्यों यूज़ की जाती है, तो इस पर आपसे ये पूछ सकते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डिस्कवर की थी। तो वह डिस्कवर की है कैरी म्यूलेस ने। कैरी म्यूलेस ने 1908 इसको डिस्कवर किया ताकि डीएनए की मैक्सिमम कॉपीज बन सके। डीएनए की मैक्सिमम कॉपीज बनाने के लिए पीसीआर को कैरी म्यूलेस ने डिस्कवर किया। तो जैसे यहाँ लिखा है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कौन सी लेयर सबसे पहले डेवलप होती है। तो चलिए इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं। उस टाइम पे 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं। तो पहली लेयर है एंडोडर्म। फर्स्ट लेयर इज योर एंडोडर्म। और सेकेंड लेयर होती है मेसोडर्म। और थर्ड लेयर होती है एक्टोडर्म। और ये जो लेयर है इसलिए बनती है ताकि ह्यूमन की एक प्रॉपर बॉडी बन सके। जैसे एंडोडर्म लेयर डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करती है, पेनक्रियास, लीवर, लंग फॉर्म करती है। और जैसे मेसोडर्म सर्कुलेटरी सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को ये फॉर्म करती है। और एक्टोडर्म हेयर्स, नेल्स आगे, फिर आपके नर्वस सिस्टम आगे, इन सभी को ये फॉर्म करती है। तो सबसे ब्रीफ में सबसे एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि 3 जर्म्स लेयर फॉर्म होती हैं। फर्स्ट इज एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाली सबसे पहली लेयर होती है एंडोडर्म, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पेनक्रियास, लीवर, लंग फॉर्म करती है। और मेसोडर्म एक मिडल वाली लेयर है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती है। और एक्टोडर्म सबसे इनर लेयर है जो कि हेयर, नेल्स, नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है। चलिए तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है कि कौन कौन से विटामिन के क्या क्या साइंटिफिक नेम्स हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल, के का है फाइलोक्विनोन, और विटामिन B12 का है साइनोकोबालामाइन, विटामिन डी का है कोलियोकैल्सिफेरॉल। तो जैसे इस बार ये क्वेश्चन पूछे गए कि इन विटामिन के नाम बताइए, तो नेक्स्ट टाइम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विटामिन ए का नाम क्या है। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। और विटामिन B1 का नाम क्या है? थायामिन। जैसे विटामिन B3 का नाम है नियासिन। और B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। जैसे B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट इज विटामिन B7 का नाम है बायोटिन। और विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड। तो मेन इसमें यह है कि विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड।
तो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डिजीज ऑल्सो नोन एज ए दमदम फीवर। किस डिजीज को दमदम फीवर भी बोलते हैं? तो वो है काला आजार। और काला आजार एक लेशमैनिया पैरासाइट्स की वजह से होता है। ये एक लेशमैनिया पैरासाइट की वजह से होता है। ये डिजीज एक सैंड फ्लाई है, फ्लिबोटोमस नामक एक सैंड फ्लाई, जिसके काटने से फैलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विच लाइट रेंज इज द मोस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है? तो वो है रेड लाइट, क्योंकि क्लोरोफिल ए रेड रीजन में मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस स्पॉन्ज इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल द डेथ। बोला ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है जो जापान के लोग उसे मैरिज में भी गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्ज एक ऐसे मिलन का प्रतीक है जो कि मृत्यु तक, डेथ तक बना रहता है। तो वो कौन सा स्पॉन्ज है? वो है यूप्लेक्टेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन किडनी। इज ह्यूमन किडनी किससे डिराइव्ड है? मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रॉन हमारी ही एक बॉडी का पार्ट है जो कि किडनी को फॉर्म करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व्ड। कि फर्स्ट वर्टिब्रेट का नाम बताना जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ है वो है ज्वेलिस फिशेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज। बोले एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है? तो वो है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेनेटेसिस इज द टेक्निक यूज टू। तो पहले तो इस टेक्निक का यूज़ करते थे जेंडर जानने के लिए कि बेबी जो वो गर्ल है या बॉय है, पर अब वो है बैन हो गई है। तो इस टेक्निक का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसमें कोई हेरिडिटरी डिजीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पेलिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चंस अभी रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन इंसुलिन इज अ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ। कि ह्यूमन बीइंग किस स्पीशीज से प्रोड्यूस किया गया है ट्रांसजेनिक? तो वह इश्रीशिया इकोलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरर ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसने डिस्कवर किए? तो वो है चार्ल्स एल्टन ने डिस्कवर किए। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर इज। कि सबसे ज़्यादा सल्फर हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें रॉक से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्वॉयर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एग्जिस्ट इन। तो वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? वो एटमॉस्फेयर्स में प्रेजेंट होती हैं गैसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है विच ऑफ दिस लैंटाना, पार्थेनियम, साइनोडॉन, इकोनिया इज नॉट एन इन्वेसिव एलाइन स्पीशीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा साइनोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गल ब्लूम इम्पार्ट डिस्टिंक्ट कलर इन वाटर ड्यू टू। बोला तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्गल ब्लूम ब्लू कलर किसकी वजह से, ब्लू कलर नहीं, एल्गल ब्लूम पानी को एक अलग सा कलर क्यों देती है? तो वो है उनके पिगमेंट्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वायरस प्लाज्मिड राइबोसोम्स न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। इनमें से कौन सा है जो कि एक ही टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बना हुआ है? जैसे राइबोसोम आरएनए प्रोटीन से मिलके बना है, न्यूक्लियोसोम भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है। तो बस इसमें प्लाज्मिड भी एक ऐसा है जो एक ही प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल से बना हुआ है, वो है न्यूक्लिक एसिड से में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच आउट करना है कि इनमें से
कौन सा किस फाइलम को बिलोंग करता है? तो क्रे फिश अर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, सिल्वर फिश अर्थ्रोपोडा को, कटल फिश मोलस्क को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लम रोज पीच हैज़ द हाफ इंफीरियर ओवरी पोजेस विच टाइप ऑफ फ्लावर्स? कि कौन से टाइप्स के फ्लावर्स हैं जिनमें हाफ इंफीरियर ओवरी रहती है? तो वो है पैरागाइनस फ्लावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए, इसकी ओवरी, इसका जो फ्लावर में है इसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह रहती है। ये है ओवरी, ये है थैलेमस, और यहाँ से ऐसे अरेंजमेंट रहती है, एंथर्स और पेटल्स वगैरह की अरेंजमेंट रहती है। तो इसमें पैरागाइनस में क्या होता है कि ओवरी की जो वॉल है वो रिम में प्रेजेंट होती है, इसकी वॉल जो फ्लोरल ट्यूब के साथ फ्यूज्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस स्टोरेज एंड द सिक्रीशन फंक्शन इज? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है? वो है पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम इज? कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन सा टिश्यू रहता है? तो वह कंजक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कंडीशन व्हेन द प्राइमरी जाइलम एलिमेंट प्रोटोजाइलम प्रेजेंट फॉरवर्ड द पिथ एंड द मेटाजाइलम कंपोनेंट टुवर्ड द पेरिफेरी? वो है एंडार्च। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कंडीशन व्हेन द पेरिनार्थ इज अटैच्ड टू स्टेमन? उस कंडीशन का नाम बताइए जब पेरिनार्थ जो स्टेमन्स के साथ अटैच होता है, उसे हम बोलेंगे एपीफाइलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैनाल दैट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन? ऐसी कौन सी कैनाल है जो कि मिड ब्रेन से होके गुजरती है? वो है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज? कि ह्यूमन आई में इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? वो है रेटिना। नेक्स्ट इज मैक्यूला। मैक्यूला एक रिसेप्टर है जो कि कान में प्रेजेंट होता है, जो बैलेंस मेंटेन करके रखता है, पोस्चर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नर्व हैज़ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर? कौन सी नर्व्स में नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? वो है ऑटोनॉमिक नर्व्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच अमाइनो एसिड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो ब्लड में फिनाइल एलानाइन की मात्रा बढ़ा देता है और जो कि हमारे ब्रेन को हार्म कर सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक एंजाइम रहता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज, दैट इज फिनाइल एलानाइन हाइड्रोलेज। ये एंजाइम कन्वर्ट कर देता है फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में। ये एंजाइम फिनाइल एलानाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तब फिनाइल एलानाइन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है टायरोसिन में, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग डैमेज हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द सेंट्रल डोगमा? कि सेंट्रल डोगमा किसने दिया? तो सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन और क्रिक ने दिया। और वैसे सेंट्रल डोगमा है क्या? सेंट्रल डोगमा मतलब डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन्स बनना। डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये जो सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट है फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनेसिस परक्यूरिस इज ए ईस्ट कमर्शियली यूज्ड इन? इस ईस्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेन्स के लिए। विच ऑफ दिस टायरोसिन फिनाइल एलानाइन वेलाइन ट्रिप्टोफैन इज नॉट एरोमेटिक अमाइनो एसिड? इनमें से कौन जो है वो एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है? वो है वेलाइन। रेस्ट ऑफ बाकी के सभी एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।